हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। बच्चों, आज से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है और इस वीडियो में हम लोग इस पहले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, फुल कॉन्सेप्ट हमारा इसमें रहेगा और गारंटी मैं लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन का, सबसे पहला हम लोग इसमें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और रिलेशन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर रिलेशन एंड फंक्शन का अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रो ले लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध, ठीक है, संबंध। और फंक्शन कहने का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो फंक्शन मतलब हो जाता है बाबू अवकलन करके हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में संबंध के बारे में हम बात करते हैं। तो संबंध मतलब क्या होगा? संबंध कहने का मतलब यह होगा कि जैसा अगर जनरली रूप से हम समझते हैं, अपने डेली लाइफ में लेकर चलते हैं और रिलेशन को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, रिलेशन कहने का मतलब यह होता है कि सपोज दैट अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन से मिलते हैं, जैसे कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, फादर हो गए, ठीक है, फादर एंड सन का रिलेशन हो गया, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो गया। यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग मिलते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने मैथमेटिक्स की तरफ आए तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, हम लोग वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन से मिलते हैं। जैसे कि x सच दैट x इज स्मॉलर देन 5, एल्स l इज अ लाइन पैरेलल टू m। तो l m क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। फिर सेट में आप लोग बहुत सारे देखे थे, एक जो आपका ऑब्जेक्ट था, एक जो एलिमेंट था, किसी दूसरे के साथ क्या था, रिलेटेड था। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में भी हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम लोग उसी प्रकार के रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फिर रिलेशन क्या हो जाता है, फिर आगे चलकर कुछ स्पेशल रिलेशंस बदल जाते हैं जो कि फंक्शंस की तरह काम करने लगते हैं। बात क्लियर हो रहा है? फंक्शंस की तरह वो लोग काम करने लगते हैं और ये फंक्शंस के बारे में हम लोग आगे चलकर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमको लगता है आपको रिलेशंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी अभी तक। यानी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसे रिलेशन होगा। अभी तक बच्चों हम लोगों ने सेट थ्योरी चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, सेट चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जाइए और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर सेट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सेट से ही रिलेटेड है आपका रिलेशन फंक्शन। हम लोग इसमें सेट का जरूर यूज हम लोग करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और सबसे पहले टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या होता है? देखिए, पेयर्स लगा हुआ है, पेयर मतलब कहने मतलब दो चीजें होंगे और दो चीज क्या होंगे, ऑर्डर्ड होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर्ड होंगे। ताकि हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब यह होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स किसी गिवन किसी फिक्स्ड ऑर्डर में हमारे पास होंगे। क्लियर हो रहा है? ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब अगर सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, किसी फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। एकदम सिंपल सा ये टॉपिक है। एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। सपोज दैट अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और ए जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है वो आपका सेट बी का एलिमेंट है। बात क्लियर हो रहा है? तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये क्या है, ये आपके पेयर है एलिमेंट के जो कि एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में आपके सामने प्रोवाइडेड है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। आगे चलते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है A1 B1 और दूसरा दिया हुआ है A2 B2। ये दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब A1 इक्वल टू A2 होगा और B1 इक्वल टू B2 होगा। अगर
ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर A1 B1 जो है अगर A2 B2 का बराबर है तो ये तभी कंडीशन होगा इफ ओनली इफ A1 इक्वल टू A2 और B1 इक्वल टू B2। ठीक है, इस पर से कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट एक नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको पढ़ने के बाद, इस नोट को पढ़ने के बाद आपके ऑर्डर्ड पेयर के मन में जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब यह नहीं होता है कि हमने बताया कि हम एक दो एलिमेंट्स का क्या होता है, पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वो एक सेट होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब यह होता है कि हम क्या करेंगे, उसमें उस एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में करेंगे, किसी क्रम में हम उसको सजाने का काम करेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर लिखने के वक्त उनका जो ऑर्डरिंग होता है, ऑर्डरिंग मतलब उनको किस क्रम में हम लोग सजा रहे हैं, ये जो ऑर्डरिंग होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात क्लियर होता है, वो क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हम इसी के ऊपर एक बेस्ट एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल 1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 1। यानी कि यहां पर दो आपके ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम सिंपल सा तरीका, हम कुछ नहीं करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 2, y माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है बात? चलिए आगे चलते हैं और आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करने का मतलब यह होता है, अगर सपोज दैट अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स अगर हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, और हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहने का मतलब यही होता है कि उनसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सारे एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्लियर हो रहा है बात? फिर से एक बार कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहने का मतलब कि सपोज दैट अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं और उन नॉन एम्प्टी सेट्स के बाद मान के चलता अगर ए है और बी है तो ए में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, और ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऑर्डर्ड पेयर में कर सकते हैं ना। तो उनके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी, जहां पर ए किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से, और बी किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी से हम लोग डिनोट करने का हम इसको काम करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? देखिए एग्जांपल के लिए सपोज दैट सेट ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया है 4 और 5। तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालना है ए क्रॉस बी का। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। आप देख सकते हैं कि सब के सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है ना। ये सब के सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जहां पर ए जो है आपका ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है आपका बी से बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर हो रहा है? तो ये ए क्रॉस बी है। बी क्रॉस ए का हम बात करते हैं तो सब बी क्रॉस ए का बात करें तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3। क्लियर हो रहा है बातें?
ठीक है, कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं, कैसे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक और बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली यही है कि जब हम कभी भी A क्रॉस B लिखते हैं तो शुरुआती दौर में हमेशा हम सेट A के एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं A क्रॉस B में जब लिखा हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें शुरुआती दौर में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने A सेट के एलिमेंट्स को हमने लिखा हुआ है और B सेट के एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, बाद में किया हुआ है। क्लियर हो रहा है बात? आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये तो हमने 2 सेट के बारे में देखा। अब 3 सेट्स अगर रहते हैं तो उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं, अगर हमारे पास 3 सेट्स दिए होंगे तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे। देखिए सपोज दैट अगर हमारे पास 3 सेट दिया हुआ है A B C और हमको A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग समझते हैं। अगर सेट A दिया है 1 2, B दिया है 3 4 और C दिया है 4 5 6, अगर A क्रॉस B हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 into 3 1 into 4 2 into 3 2 into 4 हो गया। अब हमको A क्रॉस B क्रॉस C अगर हमको फाइंड आउट करना है तो A क्रॉस B एक जगह हो जाएगा और C हम अलग लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और A क्रॉस B का वैल्यू लिखे 1 3 1 4 2 3 2 4 और C का वैल्यू लिखे 4 5 6 और इन दोनों में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम दोनों में क्रॉस मल्टीप्ली हम दोनों में मल्टीप्लीकेशन हम लोग करा देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमें A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करना है तो होता है जितने सेट A में एलिमेंट्स होंगे और जितने सेट B में एलिमेंट्स होंगे दोनों के प्रोडक्ट के वो बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक ऊपर और अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए मैं आपके सामने एक पिक्चर लेकर आ रहा हूं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ये जो पिक्चर है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पिक्चर में आपको जितने भी आपको फॉर्मूलेज बताए हुए हैं, जितने भी आपके प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं वो आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है रिलेशन। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन। देखिए रिलेशन का अगर हम डिफिनेशन का बात करें तो रिलेशन मतलब यह होता है कि रिलेशन एक हमको डिफिनिट मैनर, एक हमको डिफिनिट पैटर्न देता है जिसके मदद से हमारे पास अगर कोई 2 गिवन सेट है, सेट ए और सेट बी, तो रिलेशन उसी पैटर्न को बोलते हैं जिसके मदद से सेट ए जो है सेट बी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। देखिए आपके सामने हम रिलेशन का आपका जो डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो रिलेशन हो क्या है, डिफिनिट पैटर्न है जिसके मदद से सेट ए जो होता है सेट बी से क्या करता है, रिलेटेड होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम आपके आर.डी. शर्मा बुक का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हम 2 सेट लेते हैं, एक सेट में हम क्या करते हैं, हम लोग अयोध्या के जो राजा थे, राजा दशरथ, उनके हम लोग फैमिली मेंबर्स को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक सेट में क्या हो जाएगा, उनके जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो, और एक सेट में हम लोग क्या लिखते हैं, जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उनके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो सेट ए में आप देख सकते हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेट ए जो है उसमें राजा दशरथ के मेल मेंबर्स हैं और सेट बी में क्या है, फीमेल मेंबर्स है। अब सपोज दैट अब हम इसमें रिलेशन लगाते हैं कि इसमें जो है सेट ए जो है सेट बी से कैसे रिलेटेड है, कि जो सेट ए है वो क्या है, हस्बैंड है सेट बी के, जो सेट बी में जो भी फीमेल है उनके सेट ए में क्या है, हस्बैंड है। तो हम उसमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राम की एक पत्नी थी सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, और बाकी आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में आपको दिखाया जा रहे हैं। आप देख लीजिए पिक्चर में किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एक रिलेशन बताया और उस रिलेशन की मदद से जो सेट ए है और जो सेट बी है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेट हो गए। तो हम लोग रिलेशन में यही करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है तो रिलेशन में यही होता है कि उसमें जो भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से किसी डिफिनिट मैनर में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्लियर हो रहा है बात? नेक्स्ट एक और बात करते हैं, एक और हम डिफिनेशन देखते हैं रिलेशन का। तो आप देख सकते हैं रिलेशन का एक डिफिनेशन दिया हुआ है जिसका अंतर्गत यह कह रहा है कि जो रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन क्या होता है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है।
उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। बात क्लियर हो रहा है। जैसे सपोज दैट इसके पहले मैं एग्जांपल लेकर जो आया था, एग्जांपल को फिर से लाते हैं। तो अगर सपोज दैट इन दोनों सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब अगर हम निकालेंगे दोनों सेट का, और उसके बाद हमने जो आपको रिलेशन बताया, उस रिलेशन की मदद से राम सीता ये दोनों एक दूसरे के से क्या हो जाते हैं, लिंक हो जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, उसी तरह से जितने भी इसके रिलेशन बनेंगे सब के सब उसके क्या हो जाएंगे, जरूर है कि वो सब के सब उसके सबसेट जरूर होंगे। तो कभी भी जो रिलेशन होता है वो आपका A क्रॉस B का, यानी कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस के ऊपर है। चलिए अब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है रोस्टर फॉर्म। आइए रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन की तरफ देखते हैं, पिक्चर लाया जाए। देखिए रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन यह कहता है कि रोस्टर फॉर्म जो होता है वो सेट होता है ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स थ्रू विच ए इज रिलेटेड टू बी। यानी कि सपोज दैट अगर हमारे पास दो गिवन सेट दिए हुए हैं ए और बी, और दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन की वजह से हमको क्या मिलेंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हमको प्राप्त होंगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट्स। हमको उस रिलेशन के वजह से कुछ को हम ऑर्डर पेयर्स प्राप्त होंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो आपका सेट होता है, उनके एलिमेंट्स का सेट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। पिक्चर को हटाते हैं और थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हटा दीजिए पिक्चर, आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है कि जो सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है वो ए इज रिलेटेड टू बी। ध्यान दीजिएगा, इसके मदद से हम लोग दिखाते हैं कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन, एक तरीका है। और क्या दिया हुआ है, कैसे रिलेशन है, इफ ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि अगर हम ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर लेंगे तो बी के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बी के बराबर हो रहा है, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि -2 और 4 क्या है, उससे रिलेटेड है। 0 का हम बात करें, 0 भी क्या है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 भी रिलेटेड है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मैं जितना दिखाया हूं, ये 0 इससे रिलेटेड है, -2 इससे रिलेटेड है, -1 इससे रिलेटेड है, 1 इससे रिलेटेड है, 2 इससे रिलेटेड है। बात क्लियर होता है। आगे चलते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमने सेट में भी पढ़ा था, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली रूप से जो आपका सेट होता है उसके साथ हम लोग एक एग्जैक्ट डिफिनेशन हम लोग ऐड कर देते हैं। बात क्लियर करने के लिए आपके सामने पहले हम डिफिनेशन लेकर आते हैं थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म का। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वही बात है कि हम क्या करते हैं, लेकर आए डिफिनेशन कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जनरली रूप से हम उससे रिलेटेड कोई डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। हमने सेट जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाए। पिक्चर को हटाया जाए, थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। एग्जांपल में देखिए, सपोज दैट ए और बी आपके पास दो सेट दिए हैं 1 2 3 4 5, और बी इक्वल टू 1 1/2 1/3, और कोई रिलेशन दिया हुआ है जिस रिलेशन के वजह से ये आपको इसके एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको इस रिलेशन को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और बी जो है 1 में ए के बराबर है। तो इस तरह से इस रिलेशन की मदद से, इस डिफिनेशन की मदद से हमने इस रिलेशन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। बात क्लियर हुआ। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग तरीका पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे एरो डायग्राम के बारे में। चलिए एरो डायग्राम में जनरली रूप से हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा फिगर लेकर आते हैं एरो डायग्राम का रिप्रेजेंट करने का तरीके को। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और बी। इन दोनों सेट में सपोज दैट कोई रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज दैट उस रिलेशन की वजह से सेट ए जो है सेट बी से क्या है, रिलेटेड है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि अगर वो रिलेशन सपोज दैट दिया हुआ है कि जो आपके बी जो है वो बी के एलिमेंट जो है वो आपके ए के स्क्वायर के बराबर है। बात क्लियर है ना, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो आपके
उनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो सेट बी के एलिमेंट्स के बराबर हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में दोनों में नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर चला जाएगा। तो 1 को हम क्या कर देंगे, एरो से हमने मैच कर दिया है। अब हम बात करते हैं 2 और हम बात करते हैं 4 का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी क्या करते हैं, एरो डायग्राम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। बात क्लियर होता है। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। देखिए आइए हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में समझते हैं। और डोमेन और रेंज थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अच्छे से समझने की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डोमेन एंड रेंज समझने के लिए आइए मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल को लेकर आता हूं। सपोज दैट अगर हमारे पास 2 सेट दिया हुआ है, पहले एग्जांपल पेश करते हैं। देखिए इस एग्जांपल की मदद से हम लोग क्या समझेंगे, डोमेन एंड रेंज के बराबर हम लोग समझेंगे। अगर हमारे पास 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। सेट ए जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, सपोज दैट सेट ए जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है और जो सेट बी है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब इसके बाद आपके इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि अगर जो हम सेट ए का स्क्वायर करेंगे, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसका हम स्क्वायर करेंगे तो सेट बी के बराबर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो अगर हम इंटीजर्स की तरफ देखते हैं तो इंटीजर सपोज दैट अगर हमारे पास जो इंटीजर दिए हैं -3 से लेकर और 4 तक दिए हुए हैं, इस इंटीजर्स दिए हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि जो होल नंबर दिया है बाबू आपका 1 से लेकर 20 तक आपको दिया हुआ है। बात क्लियर हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं अगर इस गिवन कंडीशन से, तो हमारा रिलेशन आ रहा है। इस रिलेशन में आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज का। डोमेन किसे कहेंगे, जो भी आपके सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है। और रेंज क्या होता है बाबू, आपके जो इसमें इस रिलेशन का हम बात कर रहे हैं, इस रिलेशन में जो आपके सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग इस रिलेशन में क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग इस रिलेशन में क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक हम लोग बात करते हैं को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। को डोमेन ऑफ रिलेशन कहने का मतलब जो पूरा का पूरा जो सेट बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, पूरा का पूरा सेट बी को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन का हम बात कहते हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो रेंज होता है, रेंज हमेशा सबसेट होता है को डोमेन का। आप देख सकते हैं अगर हम इस रिलेशन का अगर हम डोमेन और रेंज को अलग अलग लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज आ रहा है बच्चों, ये रेंज क्या है, उस को डोमेन के बाबू क्या है, सबसेट के है। बात क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है। इनवर्स ऑफ रिलेशन समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है आर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर दिया हुआ है और आर में क्या हो रहा है कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर से, जो कि ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है और बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर हो रहा है। तो हम लोग इनवर्स क्या करते हैं, आर इनवर्स हो जाता है और आर इनवर्स कहने का मतलब यही होता है कि ये जो है कंडीशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे और कंडीशन रहेगा कि आर तब पॉसिबल है जब ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करेगा। अब ये आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इसके साथ कंडीशन ये वाला रहेगा। नहीं क्लियर हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम समझाने की कोशिश आपको हम करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं और इसको एग्जांपल को समझने के बाद आपका हर एक चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं ए और बी और इन दोनों सेट के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन के हमारे पास सेट प्रोवाइडेड है 1A 1C 2A 2B 3C 3। सबसे पहले इसमें हम लोग डोमेन एंड रेंज को समझते हैं। डोमेन एंड रेंज इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमेन किसे कहते हैं, सेट ऑफ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं आपके ए के, सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये सब क्या है, डोमेन है।
क्लियर हो रहा है बात? ये सब क्या है? डोमेन है। तो अगर डोमेन इसका हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। और रेंज किसे कहते हैं? जो बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सब बी के एलिमेंट्स है, ये सब बी के एलिमेंट्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो अगर हम रेंज लिखना चाहेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा बाबू? ए, बी और सी। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए आर इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है? जो इसके ए के एलिमेंट्स होते हैं वो अब बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि एलिमेंट्स क्या हो जाता है? आपस में बदल जाता है। ए का एलिमेंट्स बी का हो जाता है और बी का एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं आर इनवर्स में एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। क्लियर हो रहा बात? इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आर कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक आपका ए बी दिया है, जिसमें ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, और बी जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो आर इनवर्स जो होगा हमेशा क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। और उल्टा के साथ साथ हमेशा ये कंडीशन होना चाहिए कि ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। एक और ध्यान देना है आर इनवर्स में कि जो आपका रेंज होता है, डोमेन जो होता है आपका, रिलेशन का जो डोमेन होता है, ठीक है ना, वो रिलेशन के इनवर्स के रेंज के बराबर हो जाता है। ठीक है। और जो आपका रेंज होता है आपका रिलेशन का, वो डोमेन आर इनवर्स के डोमेन के बराबर हो जाता है। पॉइंट क्लियर कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आप देखिए, अगर इसमें हम डोमेन और रेंज का बात करते हैं तो इसका डोमेन है बाबू आपका ए, बी और सी, और इसका रेंज जो है बाबू क्या है? 1, 2, 3। क्योंकि पहले वाले एलिमेंट्स इसके सेट ए हो जाएंगे और इसके जो सेकंड वाले एलिमेंट्स है वो इसके सेट बी हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है बाबू? इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो सेट है, सेट के एलिमेंट्स का अदला बदली हो जाता है, जिसके वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे डोमेन इसके रेंज के बराबर हो जा रहे हैं और इसके सारे के सारे रेंज इसके डोमेन के बराबर हो जा रहे हैं। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ साथ और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है पूरा कंप्लीट हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हम जो है सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जरूर कराएंगे। थैंक यू और देखते रहिए।